नमस्ते। नेपाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप आया है। पहली बार देश की कमान एक महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के हाथ में गई है और केपी शर्मा ओली सत्ता से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि नेपाल में यह बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असर भारत व पूरी दक्षिण एशिया पर क्या पड़ेगा। क्या यह बदलाव सचमुच स्थायी होगा? क्या सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल एक नई राह पर चलेगा या यह सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग है? क्या ओली की राजनीति अब खत्म हो चुकी है या वे फिर से वापसी करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नेपाल का यह नया राजनीतिक नक्शा भारत के लिए क्या मायने रखता है? नेपाल की संसद भंग हो चुकी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए 21 मार्च 2026 को आम चुनाव की तारीख घोषित कर दी। 3.5 करोड़ आबादी वाला नेपाल अब चुनाव की ओर बढ़ चुका है और एक अंतरिम सरकार को देश की कमान सौंपी गई है। यही वह बिंदु है जहां सुशीला कार्की का नाम उभर कर सामने आया। वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों के दबाव के खिलाफ कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। इसीलिए जनता और राजनीतिक दलों के एक बड़े हिस्से ने उन्हें निष्पक्ष अंतरिम प्रधानमंत्री मानने में सहमति जताई। लेकिन आखिर इतने बड़े आंदोलन, इस्तीफों और दबाव के बीच सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने में इतना वक्त क्यों लगा? कारण यह है कि नेपाल के संविधान की धारा 61 के तहत राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में निष्पक्ष सरकार बनानी होती है जब संसद भंग हो चुकी हो। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद कम से कम 4 बड़े दलों, राष्ट्रपति, सेना और युवा आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बैठकें होती रही। 5 दिन तक नाम तय नहीं हो पाया। कई नामों पर चर्चा चली। किसी का राजनीतिक झुकाव था, किसी की अंतर्राष्ट्रीय छवि संदिग्ध थी। अंततः सुशीला कार्की ही वह नाम रही जिन पर सबसे कम आपत्ति थी। आंकड़ों की बात करें तो नेपाल में पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी दर 11% तक पहुंच चुकी है और देश के 45 लाख नागरिक विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैन जेड आंदोलन नामक समूह के करीब 12 लाख सदस्य हैं जिन्होंने लगातार 5 दिनों तक प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने ओली रिजाइन हैशटैग को नेपाल में ट्रेंड कराया और हर दिन औसतन 50,000 ट्वीट किए गए। इस दबाव ने ओली सरकार की नींव हिला दी। केपी शर्मा ओली का राजनीतिक भविष्य अब एक सवाल बन चुका है। उनके पास अभी भी पार्टी नेतृत्व और संसदीय उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन जनता के गुस्से और आंदोलन की ताकत ने उनके लिए सत्ता की राह मुश्किल बना दी है। यदि वे चुनाव लड़ते भी हैं तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वे वही पुराने ओली नहीं हैं जिन पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कई शर्तें भी जुड़ी हुई थी। पहला, अंतरिम सरकार किसी भी बड़े नीति निर्णय को आगे नहीं बढ़ाएगी। दूसरा, सरकार की कैबिनेट छोटी होगी और पार्टी राजनीतिक संतुलन से ऊपर उठकर काम करेगी। तीसरा, चुनाव की तारीख तय की जा चुकी है और सरकार का एकमात्र लक्ष्य निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। चौथा, आंदोलनकारियों के साथ संवाद जारी रहेगा। इन 4 शर्तों ने ही सुशीला कार्की को जनता की नजरों में एक ईमानदार और भरोसेमंद चेहरा बनाया। अब सवाल यह है कि नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत नेपाल सीमा 1770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और रोजाना लाखों लोगों का आना जाना होता है। अगर नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आती है तो भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीति आसान हो जाएगी। लेकिन अगर चुनाव तक अस्थिरता जारी रही तो भारत को सीमाओं पर सतर्क रहना होगा। नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक महिला प्रधानमंत्री एक अस्थायी सरकार की कमान संभाल रही है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से भी ऐतिहासिक है और दक्षिण एशिया की राजनीति में भी एक नया संदेश है। सुशीला कार्की ने अपने करियर में कई ऐसे फैसले दिए थे जिससे सरकारों की नींव हिली थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो नेपाल की जनसंख्या में 49% महिलाएं हैं, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व अभी तक सिर्फ 33% रहा है। अंतरिम सरकार में पहली बार महिला के नेतृत्व के आने से यह प्रतिशत बदलने की उम्मीद जगती है। वहीं नेपाल की जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में घटकर 2.5% पर आ गई थी। अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और चुनाव तक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना होगी। केपी शर्मा ओली को भी समझ आ गया है कि अब उनके लिए मैदान पहले जैसा आसान नहीं है। 2022 में उन्होंने जिस जनादेश के साथ सरकार बनाई थी वही जनता अब उनके खिलाफ खड़ी है। चुनाव तक उन्हें अपनी रणनीति दोबारा तैयार करनी होगी और यह साबित करना होगा कि उनका दल नई पीढ़ी की उम्मीदों को पूरा कर सकता है। सुशीला कार्की का सत्ता में आना नेपाल के लिए एक प्रयोग है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो भविष्य में नेपाल की राजनीति में नए, निष्पक्ष और गैर पार्टी चेहरों की एंट्री और आसान हो जाएगी। लेकिन अगर यह सरकार विफल होती है तो फिर वही पुराने दल जनता के सामने होंगे। इसलिए आज नेपाल की गली गली में चर्चा यही है, क्या सुशीला कार्की नेपाल को सही दिशा देगी? क्या ओली वापसी करेंगे या यह उनका अंत है? क्या नेपाल की जनता अब सच में बदलाव चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राजनीतिक भूकंप भारत की सीमा के उस पार भी असर डालेगा? नेपाल के इस ऐतिहासिक पल को समझना जरूरी है, क्योंकि यह केवल पड़ोसी देश की राजनीति नहीं है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन का संकेत है। आने वाले 18 महीने तय करेंगे कि नेपाल कौन सी दिशा में जाएगा और वहां की जनता के गुस्से, उम्मीदों और बदलाव की लहर कहां तक जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।